हेलो एंड वेलकम एट स्टडी हब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 1 दैट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है होता है, व्हाट इज रिसोर्सेज। अगर आप सिंपल टर्म्स में कहें तो क्या जो भी कोई भी बेसिक थिंग जो आपकी किसी नीड को सेटिस्फाई करे, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो मेरे किसी काम आ सके, उसको मैं रिसोर्स कह सकता हूँ। ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज हो सकती है, वो नेचुरल भी हो सकती है या फिर मैन मेड, कुछ भी, उसको आप रिसोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये रिसोर्स बनती कोई कैसे है, कोई चीज सपोज कोई भी थिंग है या कोई चीज है, तो उसको हम रिसोर्स क्यों बोलते हैं, वो कैसे रिसोर्स बनती है। थिंग बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव सम वैल्यू। देखो वैल्यू किस चीज की होती है, जो आपके काम की हो। अगर आपके लिए किसी चीज की कोई यूटिलिटी नहीं है, बेसिकली यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता, अगर उपयोगिता है किसी चीज की तो तभी उसकी वैल्यू होगी। अगर मुझे किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तभी मैं उसके लिए कुछ पे कर पाऊंगा। दैट मीन्स जो रिसोर्स होता है उसकी कुछ वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इट्स यूज और यूटिलिटी, यूटिलिटी बेसिकली यूज को बोलते हैं। गिव इट्स वैल्यू, इसको वैल्यूज क्या देती है, जो उसकी यूटिलिटी है, जो मेरी जरूरत है, मुझे कितनी जरूरत है तो उतनी उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। सो ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यूज, कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है। ठीक है, सो बेसिकली यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी है यूजेबिलिटी, कितना मैं नीड में हूँ किसी रिसोर्स को यूज करने की। ठीक है, तो वो उसकी क्या होगी, यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंसेस ए रिसोर्स। यूटिलिटी ही किसी भी सब्जेक्ट को या कोई सब्सटेंस है उसको रिसोर्स बना सकती है। ठीक है, जैसे जितनी ज्यादा उपयोगिता होगी उतना ही बेहतर और वैल्यूएबल वो रिसोर्स होगा। ठीक है, अब ये यूटिलिटी आती कैसे है किसी भी रिसोर्स के अंदर। अब उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइम और दूसरा टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंस को, नॉर्मल सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक रिसोर्स की अगर बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि पीपल, हम, इंसान, इंसान भी एक रिसोर्सिस ही माने जाते हैं। क्यों, उसका रीजन क्या है। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स, ये सबसे इंपोर्टेंट रिसोर्स है। उसका रीजन क्या है, क्यों, ऐसा क्यों। अभी जो हमारे आइडियाज हैं, अभी इंसान ही तो है जिसके आइडियाज, जिसकी टेक्नोलॉजी, जिसका नॉलेज, उसने जो इन्वेंशन करे, वो नई नई जो डिस्कवरीज हम करते हैं, एक इंसान ही तो करता है। तो वो जो डिस्कवरीज हैं वो फिर ह्यूमन बीइंग के लिए, दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए, पूरी सोसाइटी के फिर काम आती है। तो अल्टीमेटली रिसोर्सिस को बना कौन रहा है। अगर रिसोर्स कुछ है और मैं उसका यूज ही ना करूं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बेसिकली रिसोर्सेज को वैल्यू कौन दे रहा है, ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान। सो ह्यूमन बीइंग क्या हुआ, वो सबसे इंपोर्टेंट रिसोर्स हो गया। ठीक है, इट इज द आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस यानी कि डिस्कवरीज एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। भाई इंसान की जो डिस्कवरीज हैं, जो खोज करते हैं इंसान, वही तो और ज्यादा रिसोर्सेज पैदा करती है। एक नॉर्मल सी चीज को भी हम रिसोर्स बना सकते हैं। ठीक है, सो रिसोर्सेज को जनरली तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड हम कर सकते हैं। एक नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा ह्यूमन मेड जो इंसानों ने बनाया, और तीसरा ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या समझते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से आप क्या समझेंगे। द रिसोर्स दैट आर ड्रोन फ्रॉम नेचर, भाई डायरेक्टली नेचर से अगर हमें कोई चीज मिल रही है बिना किसी अल्टरेशन के, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, डायरेक्टली हम उसको नेचर से ले रहे हैं, यानी कि प्रकृति हमें कुछ दे रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। बेसिकली इसके नाम में ही इसका आंसर है, नेचुरल मतलब जो नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल एयर, अब हवा का कोई पैसा थोड़ी देना होता है आपको, या फिर हवा आप बनाते भी नहीं है, वो नेचुरली आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और आप उसका यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ब्रीदिंग में हमें एयर चाहिए, तो वाटर, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है। हमारी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वो सब नेचुरल है। सोइल्स, मिट्टी, और सोइल्स में अवेलेबल जो मिनरल्स हैं वो सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो नेचर ने ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किए हैं। अभी देखिए नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि एनिमल रिसोर्सेज नेचुरल है, क्रूड ऑयल जो है, मिट्टी जो कच्चा तेल निकलता है, पेट्रोलियम बेसिकली, वो ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट से हमें कितने सारे काम होते हैं, लकड़ी है, लकड़ी से आप फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, और भी बहुत सारे, पेपर आपका लकड़ी से ही बनता है ना। और प्रीशियस मेटल्स हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं जैसे डायमंड है, गोल्ड्स है, वो सब आपको कहाँ से मिलते हैं, नेचर से ही मिलते हैं। ठीक है, रॉक्स, वाटर रिसोर्सेज इटसेल्फ, लैंड रिसोर्सेज, विंड पावर एंड सोलर एनर्जी, और नेचुरल गैस, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है।
अब नेचुरल रिसोर्सेज भी हम कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो क्या हो गया रिन्यूएबल और दूसरा क्या हो गया नॉन रिन्यूएबल। यानी कि रिन्यूएबल से क्या मतलब है, रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू हो जाता हो, मतलब फिर से बन जाने की जो उसकी कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो, और नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू होने में टाइम ज़्यादा लेता है। अब एक एक करके हम इसको देखेंगे। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे आप देखेंगे अगर इंपॉर्टेंसी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, यानी कि आपने उनको यूज किया और वो फिर से दोबारा जल्दी से बन जाते हैं। तो उनको बेसिकली वो जो उनको उनकी जो यूजेबिलिटी है, उनको जो यूज करते हैं हम, वो यूज करने से जल्दी खत्म नहीं होते हैं, और अगर खत्म होते हैं तो जल्दी से रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है, फिर से अवेलेबल हो जाते हैं यूज के लिए। ठीक, सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, कुछ इनमें से अनलिमिटेड हैं, एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज, अब सोलर जो सनरेज है, सोलर जो एनर्जी है वो तो अवेलेबल है, उसको यूज करो आप कितनी। अब जैसे अगर आप सोलर एनर्जी ले रहे हो धूप में, अगर आप खड़े हो के लिए, तो मेरे खड़े होने से आपकी धूप कम नहीं होगी। तो सोलर एनर्जी क्या है, वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। और जैसे विंड एनर्जी, अब विंड एनर्जी भी ऐसी है, वो नेचर में अवेलेबल है, आप उसको कितना यूज करें वो रिन्यू ऑटोमेटिकली होती रहेगी। और दूसरा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इन सब रिसोर्सेज का केयरलेस यूज करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं जैसे कि वाटर, सोइल हो गया एंड फॉरेस्ट। अगर हम केयरलेसली यूज करेंगे, सपोज हम वाटर है, वाटर आप केयरलेसली केयरलेस मतलब कुछ ज्यादा केयर नहीं दिखा रहे हैं, अननेसेसरी आप यूज कर रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं, उसको पोल्यूट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अभी आप इंडस्ट्रीज जो है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में भी, जो वाटर को पोल्यूट करती हैं, और जो पोल्यूटेड वाटर है उसको डायरेक्टली फिर से रिवर स्ट्रीम्स में फ्लो कर देते हैं बिना ट्रीटमेंट दिए। अब उससे क्या होता है, वाटर खत्म तो नहीं हुआ, बट वो यूज के लिए, कंजप्शन के लिए सही नहीं रहा, क्योंकि वो पोल्यूट हो गया है। सो ऐसे ही सोइल को भी है, सोइल में अगर आप एक्सिस फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो सोइल खराब हो जाएगी। फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, जैसे अगर आप ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो आपके फॉरेस्ट जो है डिप्लीट हो जाएंगे धीरे धीरे, और जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, जो पोल्यूशन है उसका लेवल बढ़ जाएगा। तो ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन इनका अननेसेसरी यूज और एक्सिस में जो यूज है वो इनकी क्वालिटी को खराब कर देगा, ठीक है। सो अब हम आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कैसे होते हैं, अब सिंपल, जैसे रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सकते हैं, अब नॉन रिन्यूएबल दैट मीन्स जो रिन्यू होते तो हैं लेकिन उनकी जो रिन्यूएबल रेट है वो कम होती है, और उनका स्टॉक भी लिमिटेड होता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, जिनका स्टॉक लिमिटेड है, और उनका जो स्टॉक एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो दोबारा उनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, ठीक है, हजारों साल के बाद में वो रिन्यू होंगे, ठीक है, और रिप्लेनिश्ड हो पाएंगे। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का जो इवन लैक्स में ईयर्स लगते हैं तब जाके वो रिप्लेनिश हो पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोल एक ऐसा ही रिसोर्सेज है, पेट्रोलियम भी, नेचुरल गैस भी, ऐसे ही कुछ रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। ये जल्दी रिप्लेनिश या रिन्यू नहीं हो पाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल रिसोर्सेज में सोलर एनर्जी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वाटर एंड विंड, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। एंड नॉन रिन्यूएबल के फॉस्फेट एक मेटल है, अगर आप एक्सिस यूज करोगे तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा और अवेलेबल नहीं होगा। ऐसे ही हमारा ऑयल है, पेट्रोलियम और लाइमस्टोन, ये भी ऐसे ही रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। अब देखिए जो नेचुरल रिसोर्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली डिपेंड करता है टोपोग्राफी कैसी है। अब टोपोग्राफी मतलब कि किसी एरिया की जो बनावट है वो कैसी है। अब उसमें कई फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स जो है क्या काम करते हैं, जैसे किसी एरिया में टेरेन्स होंगी, पहाड़ियाँ होंगी, कहीं क्लाइमेट हीटअप रहेगा, गर्म क्लाइमेट है, कहीं पे कोल्ड क्लाइमेट अवेलेबल है। तो हर जगह क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली, टेरेन्स के अकॉर्डिंगली जो फिजिकल फैक्टर्स हैं बहुत सारे, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, उनके अकॉर्डिंगली उनका डिस्ट्रीब्यूशन बदलता रहता है, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, ये चेंज होता रहेगा, ये फिक्स नहीं है कि एक जगह अगर कोई चीज़ मिल रही है आपको, कोई नेचुरल रिसोर्स अगर आप किसी जगह फाइंड आउट कर पाते हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उसको किसी दूसरी जगह भी फाइंड आउट कर सको। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो अनइक्वल है, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं डिफर करते हैं अर्थ के ऊपर अलग अलग जगहों पे। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में हमें क्या मिलता है, कोल मिलता है। इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश में हमें कोल मिल सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी मिल सकता है, झारखंड में भी मिल सकता है,
ठीक है, उड़ीसा में थोड़ा है, महाराष्ट्र में, बट और कहीं हमारे पास कोल नहीं है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा है, बाकी और जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे आपको कोल नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस एरिया की जो बनावट है वो इस तरीके की है कि यहाँ पे कोल ही बन पाया है। ठीक है, क्रूड ऑयल की जो अगर हम एग्जांपल लें, ये साइन क्रूड ऑयल का है, तो क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी कहाँ है? राजस्थान में है और थोड़ी गुजरात में है, आसाम में भी थोड़ी बहुत है, बाकी थोड़ा आंध्रा में, बाकी और कहीं नहीं है अवेलेबल। ऐसे ही नेचुरल गैस गैस की जो अवेलेबिलिटी है वो भी किसी एरिया में आपको मिलेगी और किसी एरिया में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अनइक्वल है, अनइवन है, हर जगह सेम नहीं है। रीजन, क्योंकि हर एरिया की टोपोग्राफी, उसका जो फिजिकल फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसीलिए रिसोर्स की अवेलेबिलिटी भी डिफरेंट डिफरेंट ही होगी। अब हम थर्ड टाइप का जो रिसोर्स है उसको हम पढ़ते हैं, दैट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो इंसान ने बनाए, यानी कि मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सिंपल है, नाम से ही क्लियर है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब जिनको इंसानों ने बनाया, वो सारे रिसोर्सेज क्या है? वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। अब जैसे बिल्डिंग है, ब्रिज है, रिसोर्स कोई चीज क्या हो सकता है? कोई भी ऐसी चीज, क्या पढ़ा था हमने, जो हमारे यूज में आ सकती है, जिसकी हमारे लिए कोई यूटिलिटी है, यूजेबिलिटी है, उसको हम रिसोर्स बोल सकते हैं। तो अब रिसोर्स, बिल्डिंग है, ब्रिज है, रोड है, ये सब हमारे लिए यूटिलिटी रखते हैं, उपयोगिता रखते हैं। ये हमारे किसी ना किसी, बिल्डिंग्स रहने के काम आती हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारे यूज में आते हैं, तो मतलब वो रिसोर्स हैं। लेकिन वो कैसे रिसोर्सेज हैं? वो इंसानों ने बनाया है, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, तो वो क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। अब जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है उसमें क्या यूज करते हैं हम, कैसे बनाए जाते हैं? टेक्नोलॉजी के यूज से हम ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कैसे बनाया जाता है? टेक्नोलॉजी के यूज से। टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है, तो टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हुआ। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। समटाइम नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज। जो नेचुरल सब्सटेंसेज है वो भी रिसोर्स बन जाते हैं, ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज। यानी कि जो नेचुरल सब्सटेंसेज हमारे एटमोस्फियर में, हमारी अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, वो भी हमेशा रिसोर्स नहीं होते हैं। अब हर एक नेचुरल सब्सटेंस रिसोर्स नहीं हो सकता। रीजन, जब तक कि उसकी ओरिजिनल फॉर्म हम चेंज ना करते हैं। वो कौन करेगा? ह्यूमन करेगा, इंसान करेगा। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर, यानी कि लोह अयस्क, जिससे लोहा निकलता है, वो कभी रिसोर्स नहीं था जब तक कि लोगों को टेक्नोलॉजी का पता ना चल गया कि इससे हम आयरन को कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हमने, पीपल्स ने क्या है, आयरन ओर तो नॉर्मल चीज थी, एक वेस्ट था एक्चुअली, बट जब इंसान ने एक टेक्नोलॉजी फाइंड आउट करी और उसने आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया, अलग किया, तो अब जब आयरन बन गया तो देखा कि ये काफी सॉलिड है और उसकी यूजेबिलिटी बढ़ी। तो आयरन का यूज जब बढ़ गया तो आयरन एक रिसोर्स बन गया। लेकिन आयरन ओर पहले रिसोर्स नहीं था। ऐसा नहीं है कि आयरन ओर हमेशा से एक रिसोर्स था। जब हमें उसका यूज पता चला और हमें टेक्नोलॉजी पता चली कि आयरन ओर से हम कैसे आयरन को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तब वो रिसोर्स बना। तो उस रिसोर्स को पैदा करने में किसने हेल्प की? इंसानों ने। ठीक है, तो जो यूजेबिलिटी है नेचुरल रिसोर्सेज की, नेचुरल सब्सटेंसेज की, वो रिसोर्स तभी बन पाती है जब हम, कुछ रिसोर्सेज ऐसे ही है, नोट सारे रिसोर्सेज ऐसे नहीं है, तो कुछ ही रिसोर्स ऐसे हैं, उनकी यूटिलिटी तभी ज़्यादा होती है जब हम उसकी कोई ओरिजिनल फॉर्म चेंज कर सकते हैं। जैसे आयरन ओर जब आयरन बना तब यूज में आया। तो ह्यूमन रिसोर्सेज पे आते हैं हम। सो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। अब पीपल जो है, यानी कि इंसान जो है, नेचर का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स बना के, व्हेन दे हैव। अब वो कैसे बनाएंगे? जब उनके पास में नॉलेज होगा, कोई स्किल होगी, कोई टेक्नोलॉजी होगी ऐसा करने के लिए। ठीक है, दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स जो है वो स्पेशल रिसोर्सेज हैं। क्यों है वो स्पेशल रिसोर्सेज? वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज? बिकॉज उनके पास में एक नॉलेज होगा, स्किल होगा, और उस स्किल को यूज करने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, तभी जो ह्यूमन रिसोर्स है, कोई रिसोर्स है, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स कब बनता है? जब ह्यूमंस के पास में नॉलेज होता है, स्किल होता है और टेक्नोलॉजी होती है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? स्पेशल काइंड ऑफ रिसोर्स है। वो तभी रिसोर्स बन सकता है अगर उसके पास में नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। सो पीपल्स आर ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, सो अब ये रिसोर्स बनाने में हेल्प क्या कर सकते हैं? जैसे कि एजुकेशन। एजुकेशन आपका नॉलेज बढ़ाती है, स्किल बढ़ाती है। ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा सकती है। और दूसरा हेल्थ। अब कोई कमजोर आदमी एक रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं हो सकता, रीजन बीइंग दैट वो, उसकी हेल्थ खराब है, तो वो ना तो एजुकेशन ले सकता है और ना ही वो कुछ
एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकता है। तो हेल्दी होना भी जरूरी है, यानी कि हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, जो वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने के लिए, किसको, इंसानों को, पीपल। सो एजुकेशन एंड हेल्थ कैन हेल्प इन मेकिंग द पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। सो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल, स्किल मतलब जो इंसान है उनके जो स्किल्स हैं, उनकी जो कलाएं हैं, सो जो स्किल है उसकी अगर क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने से होगा क्या, होगा कि इंसान आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, सो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे कैन क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होगा, जब आप उसको स्किल प्रोवाइड कर देंगे, जब आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, एक इंसान एक बेहतरीन रिसोर्स बन सकता है। कैसे, बाय यूज ऑफ स्किल ट्रेनिंग, बाय यूज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सो ह्यूमन रिसोर्स एक बेहतरीन रिसोर्स कब बन सकता है, जब आपके पास में स्किल हो, टीम वर्क करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी हो। ठीक है, स्किल पार्टनर, तो वो कैरियर प्रोग्रेशन भी अपना कर सकता है। सो नेक्स्ट एक टर्म्स आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज, यानी कि कंजर्व मतलब किसी भी चीज को सेव करना, कंजर्विंग मीन्स सेविंग्स। सो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली। अब हम किसी भी रिसोर्स को कंजर्व कैसे कर पाएंगे, अब अगर हम उसका एक्सेस यूज करेंगे तो वो तो क्या होगा, वो वेस्ट होगा। तो उसका उल्टा क्या है, कंजर्व करना, सेव करना। तो सेव आप कैसे करोगे, जब आप उसको केयरफुली यूज करोगे। ठीक है, और उसको टाइम दोगे रिन्यू होने का। अगर मान लो एक्सिस में जैसे वाटर अवेलेबिलिटी आपके पास में बहुत एक्सिस में है, लेकिन अगर आप वेस्ट करेंगे तो वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। तो उसको टाइम देना है ताकि वो रिन्यू हो पाए। ठीक है, यूजिंग द रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, उन्हें रिन्यू होने के लिए टाइम दे, उसको क्या बोलेंगे हम, रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना। ठीक है, अब एक टर्म्स आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये क्या है, सस्टेनेबल, सस्टेन का मीन क्या होता है, सस्टेन मीन कोई भी चीज लॉन्ग टाइम के लिए अगर सस्टेन करती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि लंबे टाइम तक डेवलपमेंट बना रहे। अब उसके लिए क्या जरूरी है, अगर डेवलपमेंट इंसान को करना है, ह्यूमन बींग्स को डेवलपमेंट हमेशा करते रहना है, तो वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यू रहना चाहिए। अब वो सस्टेन कब हो पाएगा, जब आप अपनी नीड्स को बैलेंस करेंगे। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे, आपको जो रिसोर्स मिले हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो आपको नेचुरल रिसोर्सेज नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, जब आप अपनी नीड्स को थोड़ा बैलेंस करेंगे और उन रिसोर्सेज को थोड़ा कंजर्व करेंगे, ताकि फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है वो भी उनका उतना ही बेनिफिट ले पाए जितना कि आज आप ले रहे हैं। वो सब कैसे होगा, जब आप वेस्ट को कम कर देंगे। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा बेसिक नीड्स क्या है, आपको क्या करना है, अपनी नीड्स को बैलेंस करना है टू यूज रिसोर्सेज। जो हम रिसोर्सेज एक्स्ट्रा यूज करते हैं उस नीड को आपको बैलेंस करना है, और जो एक्स्ट्रा रिसोर्स आप खर्च करते हो, जो वेस्ट करते हो, उस वेस्ट को कंजर्व करना है। किस लिए, फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन सस्टेन कर पाए। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकिल एंड रीयूजिंग थिंग्स। कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट आप हर एक इंडिविजुअल, इवन आप, मैं और कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। कैसे, सस्टेनेबल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता है कोई भी इंसान, एक तो कंजप्शन अपना थोड़ा रिड्यूस करें, उसको बैलेंस करें, जितना जरूरी है उतना ही यूज करें। दूसरा, रिसाइकलिंग का यूज करें, यानी कि जो प्रोडक्ट रिसाइकल हो सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट जो रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकलिंग करें। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक बार यूज करने के बाद में दोबारा यूज करने के लायक भी रहती हैं, यानी कि हम किसी भी चीज को रीयूज कर सकते हैं, तो हमें रीयूज करना चाहिए। तो क्या बेसिक तीन चीजें हो गई, आपको रिडक्शन करना है, रिड्यूस करना है कंजप्शन को, दूसरा रिसाइकल करना है, और तीसरा रीयूज करना है। तो ये क्या है, ये फंडे हैं जो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पास लेके जाएंगे। अल्टीमेटली इट मेक ए डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड, क्योंकि हम सबकी जो लाइफ्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हम आज कंजर्व करेंगे अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो वो फ्यूचर जनरेशन भी एक बेहतरीन लाइफ सस्टेन कर पाएंगे। Conserving resources, the future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provide। यानी कि जो हमारा प्लानट का फ्यूचर है एंड इट्स पीपल, हमारे प्लानट का जो फ्यूचर है, हमारे जो ह्यूमन बींग्स है, जो जनरेशन है, वो किससे जुड़ा हुआ है। अगर हम, हमारी जो एबिलिटी है, जो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही है। जैसे कि वाटर है, उसके बिना लाइफ सपोर्ट नहीं कर पाएगी, लाइफ सस्टेन ही नहीं कर पाएगी। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रही, यानी कि जो हमारी एयर है, जो हमारा एटमोसफियर है,
वो पोल्यूट ना हो उतना, ठीक है। तो ये सब हम कैसे कर पाएंगे, जब हम रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे, ठीक है, और हमारा जो एटमोसफियर है उसमें मिनिमम पोल्यूशन करेंगे, तो हम लाइफ को इस प्लेनेट पे सस्टेन कर पाएंगे। कैसे? बाई मेंटेनिंग एंड प्रिजर्विंग द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। नेचर ने हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया है, उसको हमें प्रिजर्व करना है, मतलब उसकी देखभाल करनी है, उसको थाम के रखना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या है? लाइफ सपोर्ट सिस्टम में बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, एयर, ठीक है, ये सब क्या है हमारा। और जो हमारा फॉरेस्ट, ये सब अगर आप सपोर्ट नहीं, इनको अगर आप कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सारे हमारे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसके पार्ट है। अगर इनको आप कंजर्व करेंगे तो लाइफ आपकी कंजर्व रहेगी, आने वाली जो आपकी जनरेशन है वो सस्टेन कर पाएंगी। सो दिस इज आवर ड्यूटी टू एंश्योर। क्या एंश्योर करना है हमारी ड्यूटी? ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, यानी कि रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है, जो रिन्यू होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, एयर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, उनका यूज ऐसे करना है ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी यूजेबल रहें, यानी कि बचे रहें, और आने वाली जनरेशन भी उस पर सस्टेन कर पाएं। तो यानी कि वाइज यूज करना है उसका, ठीक है। ऑल रिन्यूएबल जो यूजेज, ऑल द यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी सस्टेनेबल। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। अब डाइवर्सिटी से क्या मतलब? डाइवर्सिटी मतलब लाइफ की डाइवर्सिटी मीन्स क्या है? इंसान क्या समझता है कि लाइफ मतलब ओनली ह्यूमन बीइंग। अब लाइफ का मतलब ये कतई भी नहीं है कि ओनली ह्यूमंस में ही लाइफ है, मैन एंड वीमेन। तो आपके हिसाब से तो सिर्फ यही लाइफ है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। लाइफ सिर्फ इंसानों में ही नहीं है, एनिमल्स भी लाइफ का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एनिमल्स हैं, हमारे प्लांट्स हैं, यू नो, और जो हमारे ओशंस के अंदर जो आपके बहुत सारे लाइफ अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है, तो उस लाइफ को भी हमें, जो डाइवर्सिटी है लाइफ की, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो लाइफ इस अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, उन सबको हमें कंजर्व करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में ही लाइफ अवेलेबल है, नहीं, लाइफ जो एग्जिस्ट करती है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में है। और ये जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ है, ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, यही हमारी अर्थ की जो सुंदरता है उसको बढ़ाता है। यानी कि डाइवर्सिटी अगर अवेलेबल नहीं है तो सारी दुनिया यूनिक आपको दिखेगी, आप बोर हो जाओगे उससे। तो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना होता है। द डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम शुड बी मिनिमाइज, यानी कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारा, उस सिस्टम को हमें, जो डैमेज हम करते हैं उसको हमें मिनिमाइज करना है। तो ये क्या है? रिसोर्स कंजर्वेशन के कुछ फंडे हैं, ठीक है। अब जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल हैं जो हमें याद रखने हैं और हमें फॉलो करने चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सेम जो हमने कंजर्वेशन में पढ़ा, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए और केयर करनी चाहिए जो लाइफ की जितनी भी फॉर्म्स है, किसी भी फॉर्म में कोई लाइफ अगर है, अगर एग्जिस्ट करती है इस अर्थ के ऊपर, तो वी शुड रेस्पेक्ट देम। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो रिसोर्सेज का जब हम यूज करेंगे हमारी ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने में, वो जो यूज है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, जो अर्थ की डाइवर्सिटी है, जो उसकी वाइटलिटी है, उसको हमें कंजर्व करना है। ऐसा नहीं है कि सारी डाइवर्सिटी को हम डिस्ट्रॉय कर दें और ये सोचें कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही अवेलेबल रहेंगे, तो जो डाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी और एक दिन हम भी ऐसे ही डिप्लीट हो जाएंगे। सो मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है उसको हमें मिनिमाइज करना है, जो वेस्ट हो रहा है उनका उसको हमें मिनिमाइज करना है, सो दैट के आने वाली जनरेशन सस्टेन कर पाए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड, अपना खुद का एटीट्यूड चेंज करना है। एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट की फ्रेंडली जो प्रैक्टिस है, कुछ एनवायरनमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ करना है। सपोज आप एक पेड़ लगा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, आप अगर कार से जाते हैं तो समटाइम्स यू शुड गो विद योर फ्रेंड्स, कि आप कम्यूट कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ में, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस जो है वो आपको एनवायरनमेंट के प्रति सजग बनाती है और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इनेबल द कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, यानी कि जो कम्युनिटीज हमारी, उनको सक्षम बनाना है हमें, सो दैट कि वो अपने एनवायरनमेंट के लिए केयर करें और उनको ध्यान रखें उसका, ठीक है। तो ये सब क्या है? कुछ प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जो हमें अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करने चाहिए और आपको याद रखने हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट
इसमें 3 मेन फॉर्म है उसके अंदर, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एनहेंसमेंट, यानी कि एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना है और उसको बढ़ाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है, इंसान का डेवलपमेंट भी करना है, लेकिन ये ध्यान रहे कि एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय ना हो, और सोशल प्रोग्रेस भी करनी है, यानी कि हमारी सोशल बॉन्डिंग्स भी बढ़ानी है। सो इसके साथ ये चैप्टर एंड होता है। सो थैंक यू वेरी मच। सो इफ यू लाइक द लेक्चर देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।